चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लो। In a uniform magnetic field an electron enters perpendicular to the field the path of the electron will be। एक ही पाथ पढ़ा हमने, कोई दूसरा पाथ पढ़ा ही नहीं, बताओ कौन सा? सर्कुलर। पहले का ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा पढ़ो बेटा, बातें नहीं करना, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, जोन ही नहीं किया, लगाया ही नहीं। तो बिना लगाए चल रहा है ना सब कुछ, कितना बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन फिर से पहले क्वेश्चन में क्या बोला? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूरा पेपर अब तो हमें याद है, हम बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। कल ही किया है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर। कौन सा पाथ होगा बेटा? सर्कुलर। एक ही पाथ पढ़ा है, आएगा तो सर्कुलर ही टिक करेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इंडक्टर और इंडक्टर की एनर्जी और करंट के बीच में ग्राफ बना दो। बेटा एक बात बताओ, इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो यू और आई में जो ग्राफ बनेगा वो देखना कैसे बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये ग्राफ कैसे बनता है? पैराबोला बनता है क्या? तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला बनेगा। ये याद ही रखना है आपको ना, यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। डायपोल मोमेंट बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? जल्दी से बताओ। Q इंटू 2a। Q कितना? जल्दी से बताओ, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2 इंटू 0.04, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। 0.08 क्या? ओके। डायपोल मोमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा Q इंटू 2a। Q कितना दिया हुआ है बताओ? 2, और ये दिया है 0.04। बताओ कितना आ जाएगा? 0.08 कूलम मीटर। समझ में आई बात क्या? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज लैम्डा। एक पार्टिकल है, उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम k/9 कर देंगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो देखो एक बात बताओ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे होता है क्या? देखो 2m k, क्या वाला फॉर्मूला याद है हमें? तो बोले भैया लैम्डा जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k है। क्या ये सही बात है? अच्छा, फिर हमने बोला अगर हम लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 लिखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ लैम्डा 1 है तो नीचे कितना आएगा? बोलो k1 की k2, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या आएगा? k1, और यहाँ पे क्या आएगा? k2। ऐसा इसलिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 1 ऊपर तो k1 नीचे, लैम्डा 2 नीचे तो k2 ऊपर। अभी क्वेश्चन ने बोला लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, k2 की वैल्यू देखो कितनी दी है? k1/9, और ये कितना है? √k1। सही बात है। फिर देखो कितना हो जाएगा? √k1 रहेगा बेटा, बाहर कितना बनेगा? ये 3 आ जाएगा क्या बाहर? 9 किसका रूट होता है? 3 का होता है। अपॉन में कितना आ जाएगा? √k1। k1 कैंसिल आउट, बताओ कितना आ गया? 1/3। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना हो गया? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 2 कितना आ गया? 3 लैम्डा 1। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही है। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इंडक्टिव सर्किट। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इन एन इंडक्टिव सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ लूप रूल वी गेट v माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये वाली बात तो सही है। कैसे सही है? देखो सुनना जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान दे बेटा। इसमें मान लो हमने बी पोटेंशियल लगाया है ना, इसका इंडक्टेंस एल है, तो यहाँ पे कितना इंड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी तो होता है। अच्छा, तो हमने किरचॉफ्स लॉ में क्या पढ़ा कि सारे किसी लूप में सारे वोल्टेज का सम कितना होता है? 0। तो क्या लिखना चाहिए बताना? v माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये सही लग रहा है यहाँ तक, तो आगे पढ़ो। वेयर द सेकंड टर्म इज द म्यूचुअल। ये गलत बात हो गई। सेकंड टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस है कि सेल्फ इंडक्टेंस है? सेल्फ। इन्होंने बोला म्यूचुअल, तो इसलिए वाली बात क्या हो गई? गलत। नेक्स्ट, क्वांटिटी ओमेगा एल इज एनालोगस टू द कंडक्टेंस। जो ओमेगा एल है वो कंडक्टेंस का एनालोगस है। एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर। कंडक्टेंस के सिमिलर है कि रेजिस्टेंस के सिमिलर है? ओमेगा एल एक्सएल इंडक्टेंस है ना, ओमेगा एल क्या होता है? एक्सएल होता है। एक्सएल मतलब जो रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? इंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस के सिमिलर है कि कंडक्टेंस के सिमिलर है?
कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी से रिलेटेड, है ना। और ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल रेजिस्टेंस है या कंडक्टेंस है? रेजिस्टेंस है। और इन्होंने क्या बोला कि वो क्या है? कंडक्टेंस है। तो ये सही बात है कि गलत बात? गलत बात। करंट पीछे रहता है कि आगे रहता है इंडक्टर में? पीछे रहता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, आगे रहता है ना। क्या बोले? करंट फेजर आई इज अहेड ऑफ पाई बाई 2। तो ये वाली बात गलत है कि सही है? गलत। तो लास्ट ही बात सही होगी फिर। द एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर में पावर कितनी होती है? जीरो। कैसे जीरो होती है? तो हम बोलेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। बेटा फाइव की वैल्यू पाई बाई टू होती है कि इंडक्टर में? तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। इसका मतलब कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस एट 2 सेकंड व्हाट इज द करंट? बेटा चार्ज दिया है, कितना दिया चार्ज? 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस, अच्छा 4t प्लस 4 है। चलो बेटा हमें क्या चाहिए अभी? करंट चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डी क्यू बाई डी टी होता है क्या? चलो इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर क्यू वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। 8t पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम, फिर प्लस 4। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? करंट की। टाइम कितना पुट करना है यहाँ पे? 2 सेकंड। डाल देना जरा। 8 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 20। तो 20 एम्पियर आएगा क्या? कौन सा ऑप्शन चेक करो जल्दी से? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Rutherford nuclear model of the atom, Fe indicate electric force between electron and nucleus and Fc indicate centripetal force। अच्छा सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगती है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बता देते क्या पूछा है। फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम बताओ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सी। समझ में आया? फेरोमैग्नेट का डायग्राम क्या होता है? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल से अंदर से जाती हैं। ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसमें हमसे पूछा है कि एप्सिलॉन दे रखा है। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, मतलब हमारे सिलेबस से थोड़ा सा अलग सा था, है ना। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 19। 18 समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ओ 9 था, सॉरी। यहाँ पहली बार यहाँ पे रुकी थी हमारी वीडियो, किसी का फोन आ गया था, तो हमने जो दोबारा रिकॉर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 9 से ही आया था वो। इतनी बार बर्बाद हुआ था ना कल, बहुत मूड खराब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 फिलहाल क्या कह रहा है? देखो बेटा फ्रीक्वेंसी लाइट की कितनी दी है? 3 मेगा हर्ट्ज दे दी है ना। इसके बाद हमें क्या दिया है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना है? एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। देखो इसको थोड़ा धीरे कराते हैं ना, क्योंकि ये अभी तक हमने एक भी बार नहीं किया। सुनो एक बात बताओ, जब भी लाइट
एनर्जी का लॉस होता है क्या? नहीं होता। क्यों? ये क्वेश्चन इसी में अभी आगे आ रहा है, बस 2 मिनट रुक जाओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सुनो, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये तो हो गया। फॉर्मूले देखो, अगले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैन कंडक्ट। फॉर्मूला पूछा है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर की वजह से? क्या होता है? तो चल ही नहीं रहा। हाँ बेटा, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है जरा बताना एक बार। वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बट जो क्वेश्चन ने बोला है सबके अपॉन में 4 पाई है, इसको 4 पाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो ए का 3 देखो किसमें है? सी और डी ऑप्शन सेम टू सेम है, तो चेक करने की जरूरत नहीं, सी और डी में से कोई सा भी टिक कर देना, तो आगे करवाने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज अ इक्वल इलेक्ट्रॉन Ne एंड होल NH। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, प्योर सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। क्या हम उसको Ni कह सकते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। Ni दे दिया क्वेश्चन ने और NH भी दे दिया, Ne पूछा, कौन सी इक्वेशन है ये? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सेमीकंडक्टर की, इसको याद रखना है। Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। अब Ni का स्क्वायर करो तो 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर कर देना। बेटा Ne हमें नहीं पता, NH कितना है जरा बताओ? 4.5 इंटू 10⁻22। देखो कितना आएगा इसको सॉल्व करके। Ne की वैल्यू बेटा 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25, 10⁻16 करोगे तो 10⁻32 डिवाइडेड बाय, इसको 0 हटा के ये पॉइंट हटा दो, है ना? फिर कितनी बार में जाएगा? लगभग कितनी बार में जाएगा? 5 से काटो, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, 50 25, फिर 45 दूनी 90, 1/2 हो गया क्या? 1/2 इंटू 10⁻10, तो 0.5 इंटू 10⁻10। देखो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, 5 इंटू 10⁻9, है ना? चलो 12 देख लो जल्दी से। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन इस डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि एंगुलर विड्थ दे रखी है। एंगुलर विड्थ क्या होती थी? एंगल के टर्म्स में होती थी क्या? चलो, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था? लैम्डा बाय डी होता था। इसमें कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर विड्थ बन जाती थी। याद है क्या वाली बात? तो ये लैम्डा बाय डी दे रखा है। अब थीटा की वैल्यू ना एक्चुअल में दी है उन्होंने 0.1 डिग्री। अब 0.1 डिग्री पुट कर देंगे क्या यहाँ पे हम? नहीं, किस में कन्वर्ट करके करेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में बेटा कन्वर्ट करने के लिए ना पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये याद रखना है आपको। पाई बाई 180 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू लैम्डा में दे रखा है क्वेश्चन में कितना है? 600 इंटू 10 दी पावर कितना हो जाएगा? -9। और डी निकालना है हमें, है ना? तो सॉल्व कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो। 0.1 इंटू पाई इंटू डी इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू 180। डी की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ? 0.1। पाई की जगह 3.14 डाल लें, 3.14 को हटा के 3 कर लेते हैं। ठीक, यहां से पॉइंट हटा के ऊपर ये 18 तो चला गया, बताना 3 छंग 18, 600 आ गया। तो 2 और 2 4 जीरो चले जाएंगे तो 10⁻⁵ बचेगा, और 6 6 36। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है ना, 3.4 इंटू 10⁻⁴।
मतलब ये आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है ना हमारा, तो कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁵, सॉरी -4 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो देखो बेटा आनी चाहिए ना, कैलकुलेशन लास्ट स्टेज पे नहीं बताई जा सकती कैसे हो रही है। चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन देख लो फटाफट से। द गूगल हैव 0 पावर, गूगल मतलब वो सनग्लासेस होते हैं हमारे, है ना, उनकी पावर 0 होती है। सही बात है कि गलत बात, अपने आप से बताओ। सही बात है, उसको तो कोई भी लगा लेता है ना, तो उसकी पावर क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस ऑफ गूगल इज सेम, ये वाली बात सही है क्या? दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सेम होता है, और वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है कि नहीं? प्लेन होता है ना, क्या मुड़ा मुड़ा रहता है? गूगल तो प्लेन रहता है ना हमारा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अच्छा नीचे वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस गूगल इज सेम, सेम है तभी तो पावर 0 आई। सुनो जरा ध्यान से, क्या लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। भैया ये दोनों सेम है, देखो कट गया 0 हो गया, तभी तो पावर 0 आई। आगे बात समझ? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The graph of de Broglie wavelength versus stopping potential is a rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है? जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, है कि नहीं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं कैसा रिलेशन आता है इनमें। बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में क्या था? h/√, बोलो जल्दी से, 2m/qv। उन्होंने केवल पोटेंशियल के बारे में पूछा है, तो बताओ लैम्डा कितना हो जाएगा? h/√v ओनली। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि नहीं? हाँ कि ना? बनेगा, सही बात है। नीचे देखो क्या बोल रहे हैं, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये सही बात है? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ऑप्शन सही है। ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron on p side of a pn junction moves to n side। इलेक्ट्रॉन ऑन p side, ये तो ऐसी गलत बात हो गई, होल ऑन p side होता है, तो असर्शन तो ऐसे ही खत्म। चलो नीचे आ जाओ, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस जंक्शन। जो चार्ज कैरियर ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग मतलब माइनॉरिटी छोटे छोटे चल रहे होते हैं क्या, उनकी वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस हो सकता है p और n में। मतलब यहां से एक चींटी उठ के इधर चली जाए, है ना, एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये, बीच में क्या है पीएन जंक्शन, ठीक। यहां से 8-10 चींटियां इधर चली जाए तो क्या है, कंसंट्रेशन बदल जाएगी? नहीं, है कि नहीं? या इधर से इधर आ जाए तो क्या इधर की और इधर की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी? चेंज कब होगी? जब यहां से 4-5 बच्चे उठ के इधर बैठ जाए, अब इधर खाली खाली जगह लगेगी, इधर भरी भरी लगेगी। तो जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है वो ड्रिफ्टिंग की वजह से होता होगा या डिफ्यूजन की वजह से होता होगा? समझ में आए? क्योंकि डिफ्यूजन में बहुत सारे एक साथ जाते हैं, ड्रिफ्टिंग में बहुत कम कम जाते हैं। तो ड्रिफ्टिंग की वजह से होगा कि डिफ्यूजन की वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। तो इन्होंने क्या बोला, किसकी वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस आता है? ड्रिफ्टिंग। क्या ये गलत बात है? ठीक है, चलो तो दोनों ही गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। क्या ये सही बात है? सही बात है। फैराडेज एस्टैब्लिश इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली। क्या ये सही बात है? सही बात है, सही है ना। फैराडे ने एस्टैब्लिश किया था ना कि ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस होता है। कैसे किया था वो? एक मैग्नेट को इधर लेके जा रहे थे, इधर लेके जा रहे थे, ऐसे बार बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे ना, वही तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो आर सही है कि गलत है? सही है। ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा। अच्छा, फैराडे ने कैसे प्रूफ किया कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके किया क्या? तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक बात है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ए ऑप्शन हो गया। सेक्शन ए कंप्लीटेड। ठीक, चलो सेक्शन बी पे चले। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द, देखो हम बार बार कह रहे हैं, सुनो अगर कोई डेरिवेशन कम करना चाहते, पहली बात तो देखो डेरिवेशन का अमाउंट कम है ना, 15 नंबर से ज्यादा के नहीं आ रहे हैं, 10-15 10-15 आ रहा है। अगर हम 15 नंबर छोड़ भी देते हैं ना, तो 70 में से 15 गए 55। ठीक, अगर कोई छोड़ना चाहता है, बट वो एक काम कर सकता है। वो एक काम क्या है? वो उस डेरिवेशन के फॉर्मूले याद कर ले, है ना। जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन आया है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। आपको डेरिवेशन नहीं आता कोई बात नहीं, बट आप फॉर्मूला लिख के आ जाओ। तो देखो 2 नंबर का डेरिवेशन आपको 1 नंबर तो मिल ही जाना है। अगर 3 नंबर का हुआ तब भी 1 नंबर मिल जाना है, तो 1 नंबर तो मिल ही गया फॉर्मूला याद करने का। तो अगर आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो,
जो सैंपल पेपर में डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है ना, उसमें क्या कर लो, उसका फॉर्मूला याद कर लो, है ना, और वहां पे जहां डिराइव करने के लिए वहां उसका फॉर्मूला लिख देना, तो 1 नंबर आपको पक्का पक्का मिल जाना है वहां से। छोड़ने से तो बेटर है ना, 5 में से 1 मिल गया मतलब 20% नंबर मिल गए आपको, क्या चाहिए बिना कुछ किए। समझ आ रही बात क्या कह रहे हैं? अगर किसी को पूरा पूरा स्कोर करना तो भाई डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हम उसमें बता रहे कि हम कुछ कुछ करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं ना। तो अगर कोई डेरिवेशन नहीं करना चाह रहा है कि नहीं मेरे को डेरिवेशन एग्जाम में छोड़नी है, तो 10 नंबर के आसपास क्या आ रहे, तो उसका फॉर्मूला लिख दोगे तो 10 में से मान लो 3 डेरिवेशन आए 10 नंबर के, है ना, और आपने फॉर्मूला लिख दिया तो 3 नंबर तो मिल ही गए, तो 10 में से 3 नंबर मिल गए, 7 ही तो छूटे, मतलब 30% तो आउटपुट निकाल लिया हमने फिर भी बिना कुछ किए। चलो आगे बढ़े, बातें नहीं करो, अभी मोबाइल की जरूरत है, अभी मत गिराओ बेटा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी गुड कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो फॉर्मूला क्या था बताना एक बार। हाँ, तो 17 क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूला था रो का m/n² टाउ, इसका आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो जिसको करना है वो कर लेना, जिसको नहीं करना है वो फॉर्मूला याद करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन रीजंस। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो आपको ये बातें एक्सप्लेन करनी है। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कुछ भी कर लो आप, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते, है कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि मान लो एक मीडियम पे लाइट आई, ठीक, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, इसकी तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी क्या? नहीं, सेम होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन सोर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला वाला अगर हम लिखेंगे तो उन्होंने बोला एक्सप्लेन करो, तो हम क्या एक्सप्लेन कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक बात। डज द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी कैरीड बाय लाइट वेव। क्या स्पीड कम होने का मतलब ये हो गया कि उसकी एनर्जी कम हो गई? एक बात बताओ, लाइट किसकी बनी हुई है? फोटोन की। किसकी बनी है? फोटोन की। अगर लाइट फोटोन की बनी हुई है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैसे दिखते हैं? HF। तो जो लाइट की एनर्जी है वो भी तो HF ही होगी। समझ आ रहे क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब E इज इक्वल टू, अगर हम HF लिखेंगे तो ये किसकी एनर्जी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही करते थे, तो E इज इक्वल टू HF। तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मीडियम चेंज होने से? नहीं होती है। तो क्या एनर्जी चेंज होगी? नहीं। ये फॉर्मूला लिख दोगे और क्या लिख दोगे, बाय चेंजिंग द मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, देयरफॉर एनर्जी ऑफ द लाइट डज नॉट गेट चेंज। क्लियर होगी क्या वाली बात? तो लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। So analytically from the lens equation that when the object is at principal focus the image is formed at infinity। अब देखो इससे बालक क्वेश्चन नहीं हो सकता। उन्होंने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, हमारा फोकस पे रखा, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी वाली बात प्रूफ कर दो। प्रूफ के नाम पे कलंक है क्वेश्चन, है ना। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पे। और कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। एक बात बताओ, अगर फोकस पे रखा है तो -f लिखना चाहिए कि +f लिखना चाहिए? आराम से देखो, ये लाइट गई इधर से इधर, तो बताओ u की वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह कितना लिखो बेटा? नहीं पता? कोई बात नहीं, मत बताओ, कोई सा भी ले सकते हैं। u की वैल्यू तो नेगेटिव ही होती है ना, लाइट तो वहीं से आ रही होगी, तो u की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे बताओ? -f। देखो बेटा, प्लस प्लस, सही बात। ये इधर आगे क्या हो जाएगा बताओ? 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल आउट हो गया क्या? 1/v इज इक्वल टू 0, तो v कितना आ गया? इन्फिनिटी। इतना करो और 1 नंबर मिल गया आपको, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। मुश्किल था, केवल वैल्यू पुट करनी थी, है ना। दूसरा पार्ट, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस n इज इक्वल टू 1.47 डिसअपीयर इन अ ट्रफ। अच्छा सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारे पास ये क्या है, ग्लास सरफेस है, ये आपको इतना जो थिक दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? अपनी थिकनेस की वजह से। अगर हम इसको एकदम प्लेन बना दें तो आपको ये दिखेगा, दिखेगा इन द सेंस ब्लैक कलर के लिक्विड में प्लेन बना के इसको डाल दें तो क्या दिखेगा आपको?
नहीं दिखेगा। अब जरा सुनना, इन्होंने बोला कि एक मैजिशियन है, उस मैजिशियन ने ना एक लिक्विड में एक लेंस को डुबोया और डुबोने के बाद वो गायब हो गया, बाहर निकाला फिर दिखने लग गया, अंदर लेके गए तो गायब हो गया। तो मैजिशियन बना रहे हैं ना, तो मैजिशियन ने ये काम कैसे किया, एक्सप्लेन करो। तो जरा ध्यान से सुनना, मैजिशियन बाद में करे, पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिखाना चाहते हैं, कुछ जरा देखना इधर। 1/f इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, μ2/μ1 -1 क्या है ये, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब तक एकदम अच्छे से रट गया होगा, है ना। अब अगर हम बोलें कि एक ग्लास सरफेस है ना, लेंस है, उसको हमने एक ऐसे लिक्विड में डुबोया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के बराबर था, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक। अगर ऐसा होगा तो बताना 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताना μ2/μ2 या μ1/μ1, दोनों एक ही बात है, -1 1/r1 -1/r2। बेटा ये देखो कट के कितना हो गया, 1 1 - 1 0, तो 1/f कितना हो गया, 0 हो गया। 1/f 0, तो इसका मतलब पावर कितनी हो गई, इन्फिनिटी। अच्छा 1/f 0 कब होता है, पावर 0, तो f कितना हो गया, इन्फिनिटी। f इन्फिनिटी किसका होता है, प्लेन सरफेस का होता है। अब जरा सुनना ध्यान से, ये लिक्विड है, इसके अंदर एक ही लेयर होती है क्या, या इनफाइनाइट लेयर्स होती हैं, क्या हमें वो सारी लेयर्स दिखती हैं, केवल टॉप सरफेस वाली लिखती है क्योंकि वो अलग है। अब सोचो एक ऐसा हमारे पास लेंस है जिसका लिक्विड के बराबर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको अगर हम इसमें ले जाके डाल दें तो f कितना हो गया, इन्फिनिटी। f इन्फिनिटी, इसका मतलब वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करने लग गया, क्या प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करने लग गया, तो क्या हमें वो एक प्लेन शीट जैसा दिखेगा, और जब इसके अंदर चला गया तो वो प्लेन शीट दिखाई देगी नहीं, वो तो एक जैसे मान लो पानी है तो पानी जैसा ही बनने लग जाएगा। क्या वाली बात समझे, कलर अलग हुआ तब दिखेगा, तब दिखेगा भाई, दिखेगा लेकिन एक प्लेन शीट जैसा दिखेगा, बट अगर इसी के कलर का हुआ तब नहीं दिखेगा। क्या ये वाली बात समझे। अब इतना एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में हम लिखेंगे कि जब भी किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के बराबर होता है तो उस केस में वो मटेरियल बिहेव करता है एज अ प्लेन सरफेस, इसलिए वो हमें दिखता नहीं है। अगर थिक होता तो दिखता ना, तो लाइट देखो कोई भी चीज दिखती कब है, जब वहां से लाइट आए। अभी प्लेन सरफेस हो गया तो लाइट सीधी चली गई, सीधी आ गई, दिखी कहां से, में समझ पाए क्या यार। ऐसे सोचो एक पानी के अंदर मान लो आप ऐसा पानी का ही कुछ बना के डाल दो तो वो दिखेगा क्या, पानी के अंदर पानी की बर्फ डाल दो दिखेगी नहीं दिखी, क्यों, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। समझ पाए। तो एग्जाम में क्या लिखना है, जो लिक्विड के अंदर हमने डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, इसकी वजह से वो क्या हो गया, गायब हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला n इज इक्वल टू कितना, 1.47। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, है ना, 1.33 होता है, तो n की वैल्यू 1.47 दे रखी है, बताओ वाटर हो सकता है, वो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो वाटर नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, सुनना ध्यान से, इफ अ मटेरियल of same refractive index as that of liquid is dipped in the liquid, then the focal length of the lens becomes infinite, hence it behaves as a plane surface, therefore it disappears। बर्फ बाहर निकालोगे तो दिखेगी, बट बर्फ को पानी के अंदर ले जाके देखो तो थोड़ा ना दिखेगी। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थ्योरेटिकल था थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तो बहुत आसान सा है बेटा, कंडक्टर में क्या ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्शन और बैलेंस बैंड। ओके, ये हमारा कौन सा बैंड है बोलो, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इसी के ऊपर से बनाना होता है क्या, ओके। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम आ गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज कंडक्शन बैंड। अगर यही हमें बनाना हुआ किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, तो कैसे बनता है, ये क्या हो गया, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड थोड़ा ऊपर बनेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप कितने का रहता है, किसका है, इंसुलेटर का। तो एनर्जी गैप कितना होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तब कैसा बन जाता है, सेमीकंडक्टर। समझ आ गई बात कि नहीं। अगर यही सेमीकंडक्टर का बनाना होता तो लेस देन कर देते, बाकी यही रहता। कोई डाउट किसी को नहीं। देखो केवल 2 नंबर में डायग्राम पूछा, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये।
टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P and Q each of radius R are carrying equal currents are kept in parallel plane. ठीक, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला पहले समझो। दो लूप्स है हमारे पास, है ना, किसी बात कड़ा है नहीं है, किसने कड़ा नहीं पहना क्लास में, और कहा किसी का तो लेके एक्सप्लेन किया था हमने लास्ट टाइम, परी का लिया था, आओ परी में, ठीक। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक क्या है सर्कुलर लूप। अब इसमें बोला है क्लॉकवाइज करंट, देखना ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, दोनों लोगों को अलग अलग दिखेगा, यहां से दिखाते हैं ना तब सेम रेफरेंस रहेगा। देखो ये करंट कैसा है बताओ, क्लॉकवाइज है, 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये करंट क्या है क्लॉकवाइज। अच्छा मिल गया, लाओ लो जल्दी से दे दो, फेंक दो, किसका है ये, हमारा ये, अच्छा देखो तो ये है। अब इसमें करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। अब यहां पे अगर हम बोले कि ये क्लॉकवाइज करंट ऐसे है तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, इस तरफ आएगी, इस दीवार की तरफ आ रही है, याद रहेगी ये वाली बात, इस दीवार की तरफ, ठीक। दूसरा लूप यहां रखा है, दो लूप रखे ना, एक यहां एक यहां, ये दूसरा लूप है, इसमें करंट क्या बोला उन्होंने, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से दिखाते हैं ना तब दिखेगा, वरना तो फिर दोनों लोग को अलग अलग दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा बताना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, अच्छा इसकी वजह से बताओ कैसा आएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज है? मतलब इसी से उसी दीवार की तरफ जा रहे हैं क्या, मतलब दोनों की वजह से जो करंट जा रहा है वो इसी दीवार की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार की तरफ, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी क्या, सेम डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। क्लियर, अपोजिट आ रही है? चलो देखो फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक। चलो ये पॉइंट है, पॉइंट एक लूप यहां रखा है, एक उस दीवार पे रखा है, और बीच में निकालनी है, तो हम यहां खड़े होके देखेंगे। चलो यहां खड़े होके देखो, बताओ ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ इसकी वजह से किधर आ रही है, निकालो, ऐसे जा रही है क्या, देखो ऐसे, बताओ उस दीवार की तरफ है, हाँ कि ना, ठीक है यहां तक, देखो डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है, ये करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इस दीवार की तरफ, ठीक है, तो भाई तभी तो हम वहां ले जाके कर रहे हैं, वरना आप देखो अभी लड़ाई करवा देते हैं। बताओ ये करंट कैसा है, कैसा है ये, कैसा है ये, देखो रेफरेंस से बदल जाती है, इसलिए तो हमने बिल्कुल एंड में ले जाके किया, इधर एंड में ले जाके किया, जिससे सबका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक रहे। अब इन लोग को करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, इन लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ठीक बात। तो कंक्लूजन ये कि दोनों की वजह से जो करंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक। लो बेटा धन्यवाद, बाद में लेंगे, है ना, है हाँ अभी कर रहे हैं, बोर्ड पे तो हम करेंगे ही, ये तो हमने वैसे समझा दिया। लेट अस सी, नो बातें, नो बातें, बिल्कुल साइलेंस, बातें नहीं करनी बेटा, लिमिटेड टाइम है आज की क्लास का हमारा, बस कल 11th वालों का पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा ही टाइम है सारा का सारा। देखो जरा सुना इधर, देखो एक लूप हमारा ऐसा है ना, और एक लूप यहाँ है, ठीक बात, इसकी वजह से करंट देखो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा क्या, अच्छा इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज है, चलो देखो देखना में कहां से, इस पॉइंट से देखना, हम बार बार कह रहे हैं रेफरेंस बदल दोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। रेफरेंस कौन है हमारा, ये पॉइंट है। अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं जरा, इसमें करंट कैसा है, कौन से वाले करंट में दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पी कौन सा है, ये पी वाला है ना, इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो देखो क्लॉकवाइज कैसे होगा ये बताओ, ये क्लॉकवाइज है क्या, इधर के रेस्पेक्ट में देखो, इधर क्या, इसीलिए तो हम उधर दिखा रहे थे, बताओ क्लॉकवाइज है ये,
इधर से देखो, उधर वालों से पूछ रहे क्योंकि इधर वालों के लिए गड़बड़ हो जाएगा, रेफरेंस इधर है। उधर वालों से बताओ ये करंट कैसा है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है तो बताओ किधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर आ रही है, सही बात। अब इस वाले पे आ जाओ, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब कौन रेफरेंस होगा, उधर वाले नहीं, इस बार इधर वाले लोग रेफरेंस है ना। चलो एंटी क्लॉकवाइज करंट बताओ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्या, उधर वाले लोग बताओ। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक। चलो एंटी क्लॉकवाइज देखो उधर ही आ रहा है, कड़ा लेके जाना एग्जाम में, वरना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ही झूल जाओगे, तो वहां से अच्छे से दिखेगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या, आया समझ कि नहीं, ठीक। तो इसकी वजह से भी इधर सुनो, इसकी वजह से भी इधर ही है और इसकी वजह से भी इधर ही है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आ रही है, बीपी और बीक्यू। अब हमें क्या करना है, बस दोनों को निकाल लेना, फिर डायरेक्टली हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये डिस्टेंस कितना दिया ये बताओ बेटा, 2r दिया, तो ये हमारा r हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट पे बोला, और ये भी कितना हो जाएगा, क्या वाली बात सही है। अब एक बात बताओ, ये जो है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारे लूप के लिए बताओ, एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये r है, ये भी क्या है r है। चलो बेटा बोलो फॉर्मूला, Bp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक ही जगह रेडियस होता है ना, तो क्या लिखें, आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर, एक्स यही वाला डिस्टेंस होता है क्या, तो एक्स ये क्या लिख दें, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस क्या स्क्वायर की पावर 3/2, क्या है वाली बात सही है। चलो यहां से निकालते हैं, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगी क्या, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, सही बात है। अब जरा सुनो ध्यान से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 को ऐसा ही रहने दो, देखो इसको 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर भी 3/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, ये आर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया जरा देखना, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर है, आर क्यूब कितना बचेगा, म्यू नॉट आई, आर तो कट जाएगा ना, कितना बचेगा, 2 इंटू आर बचेगा, सॉरी 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू आर, ऐसा बचेगा, क्या सही बात है वाली। अब यही मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, क्यू की वजह से, क्योंकि करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो क्या बी क्यू दोबारा निकालोगे, नहीं। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इसी में क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो बी नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू आर, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बताओ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 इंटू आर, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। एनी डाउट, देख लो एक बार, ठीक। तो 2 की पावर 3/2 इंटू आर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल मैग्नेट। समझ में आया, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन की तरफ है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है, तो जुड़ जानी चाहिए। हमने एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, फॉर्मूला ये क्या लगा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। x क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो आर ही एक्स आर के बराबर ही था, तो x ये आर लिख दिया, रेडियस डाल दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करिए, ठीक, वो देख लेना। चलो जी डन। क्वेश्चन नंबर 21, वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन हमसे करवाओगे, वर्क फंक्शन दे दिया, एनर्जी निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे बेटा एनर्जी, लेट्स डू इट, लेट्स सी। देखो बेटा ये हमारा क्या मेटल सरफेस है, ये लाइट आई हमारी इसके ऊपर है ना, कितने फ्रीक्वेंसी की है बेटा ये, 5 × 10⁻15 हर्ट्ज की, और इसका वर्क फंक्शन कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी पूछी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E - W। सैंपल पेपर करते रहो, ये वाला फॉर्मूला देखो हर बार आ रहा है ना, E - W। अब E अलग से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या करें बताओ, ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ होता है क्या, एच की वैल्यू बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 5 इंटू 10⁻15। अच्छा ये एनर्जी जो आएगी ये किस में आएगी, जूल में आएगी, लेकिन हमें वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ये वाला ये वाली एनर्जी भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। तो क्या करें, डिवाइड किससे 1.6 टू 10⁻90। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया है ना। अभी इसको 6 मान लो या 4 मान लो, 16 चौक 64, 4 बार में खत्म, कितना आ जाएगा 5 चौक 20। अच्छा एग्जैक्ट निकाल लो, चलो 4.1 कर लो, तो 5 के बाद 5 चौक 20, 20.5 आ जाएगा इंटू 10 दी पावर गिनो अब बेटा 34 और 15 कितना बचेगा, माइनस का 19 और माइनस का 19, मतलब ये सारे मिलके कट जाएंगे, तो क्या बचा 20.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। समझ आई, ये एनर्जी कैसे निकाली समझ में, फॉर्मूला होता है एच एफ, एच और एफ डाल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी चाहिए तो इसलिए हमने 1.6 टू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। अब इससे जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी काइनेटिक एनर्जी निकाली तो ई की जगह कितना डालोगे बताओ 20.5, डब्ल्यू नॉट की जगह बेटा 2, तो कितना आ जाएगा बताओ 18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ आई बात, ओके। फिर क्वेश्चन ने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो ईवी नॉट, बिल्कुल सही बात 18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें वी नॉट चाहिए तो कितना हो जाएगा बताओ 18.5 ईवी बाय ई से ई कट गया तो कितना आ गया बताओ 18.5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला 18.5 वोल्ट। चलो जी डन। सेक्शन सी पे चलते फटाफट से। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की दो प्रॉपर्टी बता दो भाई, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन अलग अलग। नेक्स्ट 2 नंबर की, तो बालक कभी कभी एकदम बालक पूछ लेते हैं कि नहीं। आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडिया। ये क्वेश्चन पहली बार आया है अभी तक और ये इंपॉर्टेंट है, आया भले ही पहली बार है बट इंपॉर्टेंट है। हटा दे से, चलो जी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये की पावर 1/3, बिल्कुल सही जवाब। तो हम लिखेंगे भैया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3। ए क्या होता है यहाँ पे मास नंबर होता है। कौन से चैप्टर का टॉपिक है ये, न्यूक्लियाई वाले का। चलो देखो आर इज इक्वल टू, बेटा आर किस किस का निकालना है, गोल्ड का और सिल्वर का ना। तो आर गोल्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए ऑफ गोल्ड की पावर 1/3, और आर ऑफ सिल्वर लिखेंगे तो ए ऑफ सिल्वर की पावर 1/3। क्या ये सही बात है। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन तो आर नॉट आता था क्या सुनो हमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए। रेशियो पूछा कि वैल्यू पूछे इसकी, कुछ पूछ तो पूछा था, रेशियो पूछा है तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे आर जी बाई आर एस इज इक्वल टू आर नोट कट जाएगा तो ए जी की पावर 1/3 ए एस की पावर 1/3। ओके ए जी कितना है, ए जी है हमारा 197 और ए एस कितना है 107, तो 197/107 दोनों को कर लो डिवाइड और आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करो कितना आएगा बताओ 1 पॉइंट कितना बचेगा 90 बच जाएगा क्या 900, तो 8 बार में जाएगा 1.8 की पावर 1/3। अब आप चाहो ना तो ये आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो है ना, कम कैलकुलेशन करना चाहते हो, बट अगर इसको एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। देखो इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट याद हो, क्यूब रूट याद होने चाहिए है ना, तो कैसे करेंगे फिर। यहाँ पे आंसर छोड़ा जा सकता है ठीक बात, बट अगर कोई एग्जैक्ट आंसर निकालेगा तो वो कैसे निकालेगा, लेट मी टेल यू। बेटा 1.8 पॉइंट के बाद 2 जीरो और लगा लो और अपॉन में क्या लिख दो 2 जीरो लगाए ना ऊपर एक्स्ट्रा, तो नीचे भी 2 जीरो देने पड़ेंगे। सही बात है क्या, ओके। बट 2 तो क्यूब नहीं होता तो 1 जीरो यहाँ और लगा दो 1 जीरो यहाँ और लगा दो, ये सही है क्या। लो भाई काट लो भाई, तो आ गया फाइनली 1.8। सही बात है क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। 1.8000 बाय 1 2 3 ये 2, अच्छा पॉइंट हटा दे तो नीचे ऑलरेडी 3 जीरो हो जाएंगे क्या, सही बात है अभी। अच्छा फिर इसकी पावर कितनी 1/3। अब 1800 किसका क्यूब रूट होता है ये आपको पता होगा,
12 होता है, 12 का क्यूब होता है 1728 और इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो 12.2 ले लो या 1 ले लो, है ना। चलो 12.1 लिख लेते हैं, और 1000 किसका होता है? 10 का, तो आंसर इज 1.21। अगर कोई एग्जैक्ट निकालता तो कितना आता? 1.21 आता। यहाँ पे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़े। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट देखो। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए कौन सी? गामा रेज, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे लास्ट वाली बड़ी बड़ी लिख दो, 10⁻21 से 10⁻23 कर दो, है ना, 10⁻24 कर दो। हमने रेंज याद रखने के लिए बोली, एग्जैक्ट याद नहीं रखना, ठीक। चलो, थिन ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। व्हाई? जो ओजोन लेयर है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। क्यों है बहुत जरूरी? बिल्कुल सबको पता है, वो यूवी रेज को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्वाइवल है वो अर्थ पे पॉसिबल है। अगर वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उस केस में स्किन कैंसर और अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी और हम लोग निपट जाएंगे, है कि नहीं। ओजोन लेयर हमें बचा के रखी है और हम ओजोन लेयर को निपटाने में लगे हैं, नहीं निपटाने में लगे हैं। जितना CFC निकलता है AC से और फ्रिज से, वो सारा का सारा जा रहा है ओजोन लेयर को निपटाने। हम लोग हर तरह से तैयारी कर रहे हैं अपने आप को निपटाने की, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ओजोन लेयर को निपटा रहे हैं, और जो कुछ पॉसिबल है सब कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मन भर गया है सब दुनिया से, है ना। Why is the amount of momentum transferred by the electromagnetic wave incident on the surface so small? अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला था? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा क्वेश्चन है? उसी का थर्ड पार्ट है ना, 23 का थर्ड पार्ट। U/C, ये तो नहीं भूलना चाहिए था तुम्हें भाई, तुम इसको भूल गया तो गड़बड़ है। और UC भी किसी के बराबर था, इंटेंसिटी। इतनी इंटेंसिटी से तुम्हें पढ़ा रहे, फिर भी तुम UC भूल गए। जब तक पेपर हो रहा है तब तक तो याद रखो, उसके बाद भूल जाओगे तो चलेगा। P = कितना होता है? U/C होता है, ठीक। अब U/C, U क्या होता है? एनर्जी होती है। एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो HF/C, है ना। अब H की वैल्यू देखो कितनी, 6.6 × 10⁻34। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? गामा रेस की होगी, उससे बड़ी तो नहीं होगी ना, तो आप 10⁻21 ले लो, अभी प्रूफ करके देखते हैं। और C कितना होगा? 10⁸ हो जाएगा। इसको काट लो, बताओ कितना? 2.2 × 10⁻, देखो 34 और 8 कितना हो गया? 42। 42 में से 21 जाएगा -21। देख रहे कितना कम मोमेंटम आ रहा है। हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया क्या कि मोमेंटम बहुत कम। गामा रेस से बड़ी थोड़ा ना फ्रीक्वेंसी होती है, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है। तब भी देखो कितना 2.2 × 10⁻−21, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। अगर कोई थ्योरेटिकली लिखना चाहता तो वो क्या लिखता? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, एज द एनर्जी कैरीड बाय द फोटोन इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द मोमेंटम कैरीड बाय द लाइट इज वेरी स्मॉल। अगर थ्योरेटिकली कोई लिखता, लाइट किससे बनी हुई है? फोटोन से। फोटोन बहुत कम एनर्जी कैरी करके रखता है, क्योंकि फोटोन का खुद का मास होता ही नहीं है ना, बहुत कम एनर्जी कैरी करके रखता है। तो जिसकी एनर्जी बहुत कम होगी तो मोमेंटम भी तो बहुत कम ही ट्रांसफर करेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो ऐसे करके एग्जाम में लिख दो अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। A wire of length L is bent round in the form of a coil having n terms of the same radius. देखो क्वेश्चन ने बोला एक वायर है बेटा, है ना, उसकी लेंथ कितनी है? L है। उसको हमने मोड़ दिया, किसमें मोड़ा? कॉइल में। ये हमारा वायर हो गया, ये हमारा मोड़ हो गया, बार बार मोड़ रहे। इसका रेडियस कितना है बेटा? R है। कितने टर्म में मोड़ा? n टर्म में। लेंथ कितनी दी है? L दी है, ठीक। ये एक ही बार को बार बार मोड़े वाली बात समझ गए। चलो फिर क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट इट्स सेंटर। अब हमें बताओ इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बहुत आसान है, μ0I/2r, बट हमें r नहीं पता। r हम निकालेंगे। देखो एक सर्कुलर लूप की लेंथ कितनी होती है? 2πr, तो n की कितनी होगी? n × 2πr। एग्रीड? अच्छा, तो क्या हम ऐसे कहते हैं, देयरफॉर कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप कितना हो जाएगा बेटा? n × 2πr। एक राउंड की 2πr होती तो n राउंड की n × 2πr।
ये लेंथ कहां से आई है, इस वायर से आई है, तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए, तो n इंटू टू पाई आर किसके बराबर रख देंगे, l के। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी भैया l अपॉन में n इंटू टू पाई, दिस इज r। अब r मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड बता सकते, बताओ कितना है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r, 2 पाई r नहीं 2r। अच्छा तो म्यू नॉट आई 2r की जगह कितना डाल सकते बेटा, देखना l अपॉन में n इंटू 2 पाई, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये उल्टा हो गया, ऊपर चला जाए कितना हो जाए, देखो म्यू नॉट n पाई आई बाय, समझ आई क्या वाली बात? बिल्कुल सिंपल था, रेडियस निकाल के बस पुट करना था, ठीक है क्या आया सबको समझ, क्या किया इसमें, एक एल लेंथ का वायर था उसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया, फिर हमसे पूछा सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2r। हमला म्यू नॉट आई 2 वो सब तो कुछ पता है, r नहीं पता, तो r कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। अगर हमारे पास कोई एक वायर है, मान लो ये है ना, अब इससे हम कोई सर्कुलर लूप बनाए, ये देखो हमने मान लो एक सर्कुलर लूप बना दिया, अब इस सर्कुलर लूप की हम लंबाई पूछे कितनी होगी, जितनी इसकी होगी, सही बात है कि नहीं, तो इसकी लंबाई निकाली कितनी 2 पाई आर, एक लूप की, n लूप बनाया तो n इंटू 2 पाई आर, इसकी लंबाई किसके बराबर, l के बराबर। समझ में आ गई बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। The current through two inductors of self inductance 12 millihenry and 30 millihenry is increasing with time at the same rate। ये वाला तो है, अच्छा उससे पहले एक छूट गया, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, when a variable current passes through a coil then an opposite EMF is induced in the coil, this is known as the self induction and this property is known as self inductance। ऐसा यूनिट हेनरी, बहुत बढ़िया। डिराइव द एक्सप्रेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो ये रखेंगे, डेरिवेशन हो या ना हो लेकिन फॉर्मूला में एक नंबर देके जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, चलो जी एक बार देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एल पे नहीं करता है, ठीक बात, चलो एल पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे, मैं एल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करंट थ्रू टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 12 मिली हेनरी एंड 30 मिली हेनरी इज इंक्रीजिंग विद टाइम एट द सेम रेट। देखो दो इंडक्टर है ना, दोनों में करंट बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे, एक 12 मिली हेनरी वाला है, एक 30 मिली हेनरी है, सॉरी है ना, चलो जी भैया ये है 12 मिली हेनरी और ये कितना है 30 मिली हेनरी, is increasing with the same rate. Draw the graph showing the variation of EMF induced with the rate of change of current in each inductor। एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों में करंट सेम रेट से बढ़ रहा है, करंट थ्रू टू इंडक्टर्स इंक्रीजिंग विद द टाइम एट सेम रेट, सेम रेट का मतलब इसके अंदर मान लो कितना करंट है बेटा, I1 करंट है और इसके अंदर कितना करंट है, I2 करंट, तो di1 अपॉन में dt ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये दोनों बातें इक्वल दे रखी है, ठीक बात। अभी हमसे बोला गया है कि इनके ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसमें उसका ग्राफ बना के दिखा दो, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, अगर आपसे बोले E1 बनाओ, L1 di1 बाय dt, सही बात है di1 बाय dt। दूसरा अगर हम E2 के लिए लिखेंगे तो बताओ माइनस L2 di1 बाई dt, लेकिन दोनों इक्वल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस L2 di, ये di2 बाई dt होगा, दोनों इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं di1 बाई dt। अब ध्यान से सुनना, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, EMF एंड पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब इस एक्सिस पे क्या आएगा, di बाई dt आएगा, बहुत बढ़िया, इस एक्सिस पे आएगा हमारा di बाई dt। अभी हम ये सोचेंगे कि ये तो दोनों में सेम है, इसका मतलब जिसका L ज्यादा होगा उसका EMF ज्यादा होगा, E और di बाई dt, E और di बाई dt ये दोनों में सेम है ना di बाई dt, तो EMF किस में ज्यादा होगा, जिसकी L की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसकी L की वैल्यू कम है, इसकी L की वैल्यू ज्यादा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बना दें क्या, देखना
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी तो है ही है। इसमें कौन L1 कौन L2 आप बताओ। ऊपर वाला L2, नीचे वाला